हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयास की ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल देखने से ही डर जाते हैं, वो है चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आप सभी जानते हैं कि ब्याज की जो प्रक्रिया होती है, जो मूलधन के साथ साथ उसके ब्याज पर भी लगती है, ऐसी ब्याज को अपन चक्रवर्ती ब्याज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से मैक्सिमम जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें यहां से एक या दो क्वेश्चंस पक्के रहते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल कंसेप्ट बेस इस वीडियो पे अपन बात करेंगे, इस चैप्टर पे अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से पहले आप पहले जानिए कि ब्याज क्या होता है। ब्याज के लिए आप सभी जानते हैं कि जो राशि अपन उधार देते हैं या उधार लेते हैं, इसके अलावा जिस अतिरिक्त राशि का लेन देन होता है वही आपका क्या कहलाता है, ब्याज। जैसे आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए और 10,000 रुपए के बदले में वो आपको 12,000 रुपए देता है। तो आपने देखा कि सर 10,000 रुपए मैंने दिया था और 12,000 रुपए वो मेरे को रिटर्न कर रहा है, तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो आपको दे रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, ब्याज। अब ब्याज की जो कैलकुलेशन होती है वो दो रूप में होती है, पहला साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले दोनों की परिभाषाएं अपन समझ लेते हैं। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज लगता है वो केवल मूल राशि पे लगता है। किस पे लगता है दोस्तों? केवल मूल राशि पे, ठीक है। और जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज में अपन क्या करते हैं, जो ब्याज लगता है वो मूल राशि पे तो लगता ही लगता है, साथ में जो ब्याज होता है उस पर भी आपको ब्याज लगेगा। तो दोनों में फर्क केवल इतना सा है, लेकिन इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, 100 रुपए कि मैंने आपको 100 रुपए दिए और 100 रुपए देने के बाद आप एक वर्ष बाद ब्याज का 10 रुपए दे रहे हैं, तो आपकी राशि कितनी हो जाएगी? 110 रुपए। जब आप दूसरी बार गणना करेंगे तो ब्याज आपका 100 रुपए पे लगेगा, क्योंकि कौन सा ब्याज है ये? साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। और साधारण ब्याज में ब्याज केवल किस पे लगेगा? मूलधन पे। तो 100 रुपए पर वापस ब्याज लगेगा, तो दूसरे वर्ष भी आपको ब्याज के 10 रुपए ही मिलेंगे। अगर 10 रुपए ही मिलते हैं तो आपकी जो टोटल राशि है वो कितनी हो जाएगी? 120। 110 तो ये था, 10 ये, टोटल कितनी हो गई? 120। जब तीसरे वर्ष की बात करें तो भी ब्याज 100 पर ही लगेगा और वही तीसरे वर्ष में आपको ब्याज मिलेगा 10 रुपए और आपकी राशि हो जानी है 130 रुपए। तो ब्याज की ये जो प्रक्रिया है वो कौन से ब्याज में आती है भाई साहब? साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज की परिभाषा थी कि ब्याज की वह प्रक्रिया जो मूलधन पर ही लागू होती हो या ब्याज केवल मूलधन पर ही लगता हो, ऐसे ब्याज को अपन साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज में अपन क्या करते हैं, इसको भी देखो एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे मैंने 100 रुपए लिए, मैंने 100 रुपए आपको उधार दिया और एक वर्ष बाद किसी निश्चित दर से आपको 10 रुपए ब्याज देने पड़ रहे हैं, तो टोटल राशि कितनी हो गई? 110। लेकिन जब दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो ब्याज 100 पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 10 और हो गया। तो टोटल जो ब्याज लगने वाला है वो किस पे लगने वाला है दोस्तों? 110 रुपए पर। और 110 रुपए पे लगेगा तो पहले से तो ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि 100 रुपए पर 10 मिल रहा था, तो उसी दर से 110 पर लगभग मान लेता हूं कितना? 11 रुपए। तो दूसरे वर्ष में 11 रुपए ब्याज मिला, तो आपकी टोटल राशि कितनी हो गई? 121 रुपए। अब ऐसे ही अगर अपन तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो ब्याज आपको लगेगा 121 रुपए पर, और 121 रुपए पर ब्याज लगेगा, तो यहां पर मैं तीसरे वर्ष में लगभग ब्याज मान लेता हूं 12.1, 12.1, ठीक है। तो यहां टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 133.1 रुपए। तो ब्याज की ये जो प्रक्रिया है, ब्याज की ये जो प्रक्रिया है वो कौन सा ब्याज कहलाएगी दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो देखिए,
मूलधन के साथ साथ आपको क्या किस पे मिल रहा है, ब्याज पर भी ब्याज। तो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जो मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज। अब दोस्तों अपन शुरू करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसमें अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उन गणनाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसको एक बार राइट कर लीजिए दोस्तों, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज में। सबसे पहले बात करेंगे अपन ब्याज की दर की। दोस्तों ब्याज की दर के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो ब्याज की दर है वो दो रूप में होती है, ठीक है। पहली तो आपकी रहेगी प्रतिशत और दूसरी आपकी रहेगी वार्षिक। दोस्तों ब्याज की जो दर है, पहला रूप इसका प्रतिशत रहेगा, दूसरा रूप इसका वार्षिक रहेगा। प्रतिशत के बारे में आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपए पर गणना। अगर आप कोई भी कैलकुलेशन 100 रुपए पर करते हो तो वो वैल्यू प्रतिशत में होती है। बात करते हैं वार्षिक की, तो वार्षिक का मतलब हो गया कि जो भी गणना कर रहे हो उसकी जो समय अवधि है वो कितने वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए। तो चाहे साधारण ब्याज की दर हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज की दर हो, आपको दर हमेशा प्रतिशत और वार्षिक ही मिलेगी। तो अगर दर के आगे आपको मिले कि साधारण ब्याज की दर, तो वो गणना साधारण ब्याज की रहेगी, और दर के आगे आपको लिखा मिले चक्रवर्ती ब्याज की दर, तो वो गणना चक्रवर्ती ब्याज की होगी। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे 24% वार्षिक, 24% वार्षिक का मतलब आप सभी जानते हैं कि 100 रुपए पर गणना जो आपने की है उससे जो ब्याज आपको मिला है वो कितना रुपए होगा, 24 रुपए। लेकिन ये 24 रुपए ब्याज कब मिलेगा, जब आपका 1 वर्ष क्या हो जाएगा, समाप्त। तो सीधी सी बात है 24% वार्षिक दर का मतलब हो गया कि 100 रुपए पर 24 रुपए ब्याज है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों एक व्यवहारिक गणना भी चलती है, आप सभी जानते हैं, जैसे 2 रुपए सैकड़ा है, ठीक है। जिनके पास पैसे हैं वो तो बिल्कुल देते ही हैं उधार। और इस समय लोग एक बात तो ध्यान रख ही रहे हैं कि सारी चीजें बंद है इस लॉकडाउन में, लेकिन जो 2 रुपए सैकड़ा 3 रुपए सैकड़ा का जो ब्याज है वो चलता हुआ है ना। तो 2 रुपए और 3 रुपए सैकड़े का मतलब क्या है दोस्तों, देखो ये व्यवहारिक दर है, ये कभी भी आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएगी, कभी भी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन में नहीं दी जाती है। केवल एक हल्का सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2 रुपए सैकड़े का मतलब, देखो सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है। तो आप कहेंगे कि 100 रुपए पर ब्याज जो है वो कितने, 2 रुपए। लेकिन ध्यान रखना अपनी जो व्यवहारिक दर है वो वार्षिक नहीं होती है, वो मंथली होती है। तो यहां पर 100 रुपए पर जो 2 रुपए ब्याज है वो कितने माह के लिए होगा दोस्तों, 1 माह के लिए, ठीक है ना। तो ब्याज की दर के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो दर आती है वो बिल्कुल गिनी चुनी आती है ना। तो जो भी दर आए क्वेश्चन में सबसे पहले दर को अपन भिन्न में बदलेंगे। तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको दर बताता हूं और उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दर की। हालांकि दर कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो भी दर आए उसको आपको भिन्न में बनाना है। तो कुछ दर मैं लिख देता हूं, जिसमें सबसे पहला है जैसे 4%। मैं वही दर लिख रहा हूं जो मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछी जाती है, 4%। दूसरा मैंने लिखा 5%, 10%, 20%, 25%, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, जैसे आपको ब्याज की दर 6% भी मिल जाती है, 8% भी क्वेश्चन में मिल सकती है, 12% या 15%। दोस्तों अब इसके बाद आगे बात करें। देखो अभी तक जो पिछले एग्जाम्स हुआ करती थी उसमें लगभग यही दर ज्यादातर पूछी जाती थी, लेकिन हाल फिलहाल जो ट्रेंड है इनका, उसके अंदर दर हमेशा भिन्न में भी आती है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि भिन्न में दर आ गई, जैसे आपको कह दिया कि सर 6 से 1/4%, आपको दे दिया 6 से 2/3%, फिर आपको दे दिया 7 से 1/7%,
ठीक है। फिर आपको दे दिया 8 से ही 1/3%। ऐसे ही आपके पास भिन्न आ गई 9 से ही 1/11% या 11 से ही 1/9%। कुछ दर और लिख देता हूं, जैसे 12.5% आपको दे दी, आपको दे दिया 14 से ही 2/7%, आपको दे दिया 16 से ही 2/3%। तो बोर्ड पे जो दोस्तों मैंने ये प्रतिशत लिखी है, जो दर लिखी है, वो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। अब अपन क्या करते हैं, इस दर का पहले भिन्न बनाना सीखेंगे, क्योंकि अपन दर का भिन्न बनाना अगर स्टार्ट कर देते हैं या अपने को आ जाता है तो क्वेश्चन का आधे से ज्यादा पोर्शन अपन आसानी से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहां पर अब देखो इन दरों का अपन भिन्न बनाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 4% की। ये थोड़ा सा प्रतिशत का पार्ट है और उम्मीद है कि आपको प्रतिशत आती होगी, फिर भी थोड़ा सा अपन यहां देख लेते हैं। देखो 4% का अगर अपन यहां प्रतिशत हटाएंगे तो भाग किसका लगाएंगे दोस्तों, 100 का, और आप यहां से कैलकुलेट करके कितना बताएंगे, 1/25। तो 4% का जो भिन्न है वो 1/25 रहेगा। ऐसे ही 5% का बताइए, 5% का होगा 1/20। देखो दोस्तों ज्यादा डिस्कस मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को आती है। अगर नहीं भी आ रही है तो एक बार बटे में 100 लगा के प्रतिशत हटा के चीजों को सीख सकते हैं आसानी से। फिर 10% की जो वैल्यू है वो होगी 1/10, 20% की होगी 1/5, 25% का भिन्न का मान होगा 1/4। अब 6% की बात करें, देखो 6% में बात करें तो 6 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब यहां से देखो पूरा तो नहीं डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है 3, और यहां से 50, तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे 3/50। फिर देखिए 8% के बारे में बात करें तो 8% को आप कितना लिख देंगे, बटे में 100 लगाएंगे तो सीधी सी बात है 4 से कटेगा तो 2, और नीचे 100 कटेगा 4 से तो 25, तो 2/25। ऐसे ही 12% को आप कितना लिख देंगे, 3/25। ठीक है। 15% की आप भिन्न की वैल्यू लिखेंगे 3/20, और यहां तक तो आप आसानी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी इन प्रतिशत के बारे में भी अपन देख लेते हैं। जैसे 6 से 1/4% है, इसका आपको भिन्न बनाना है। देखो दोस्तों स्टार्टिंग अपन बिल्कुल प्रोसेस से अपन करते हैं। देखो जैसे 6 से 1/4% है, इसका भिन्न बनाना है। भिन्न बनाने के लिए आपको यहां से प्रतिशत हटानी है, और प्रतिशत हटाने से पहले आपको 6 से 1/4 को थोड़ा सा सोल्व करना है। तो यहां से इसको सोल्व करिए। पहले 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 24 रे कितना आ गया 25, और 25 बटा कितना हो गया 4, और अभी तक प्रतिशत है इसमें। फिर 25/4 को थोड़ा और सोल्व करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो 25/4, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 लगेगा, तो ये किसके गुणा में आ जाएगा, 4 के गुणा में। 25 से यहां 4 बार डिवाइड हो गया तो ऊपर तो हो गया 1, और नीचे 4 गुणा 4 कितना होगा 16। अब दोस्तों ये जो आपने किया है उसको आप थोड़ा सा डायरेक्ट समझिए। 6 से 1/4% का भिन्न का मान 1/16 आया है। अब आपने किया क्या, देखो जैसे पहले आपने 6 से 1/4% को सोल्व किया, तो आपने यहां जो सोल्व किया है वो वैल्यू कौन सी बनी, 25/4। अब इस 25 के बारे में देखो दोस्तों, ये 25 आया कैसे, 6 गुणा 4 24, और 1 25। ये 25 हमेशा कहां है, ऊपर ही है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए जो बटे में 4 है वो यहां पर रहेगा 4, और फिर ये यहां पे जा रहा है, और साथ में एक एक्टिविटी और हो रही है, क्या प्रतिशत हटा रहे हो, प्रतिशत हटा रहे हो तो बटे में कितना आ रहा है 100। तो आपने यहां से ये चीज देखी कि ये वाला 4 हमेशा ही किसके गुणा में होगा, प्रतिशत जो से हटकर जो बटे में 100 आने वाला है उसके गुणा में, और यहां वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे वो कहां होगी, ऊपर। फिर अगर ये कैलकुलेट हो जाती है, कट जाती है तो काट दीजिए, अदरवाइज आप उसको भिन्न में लिख सकते हैं। तो यही चीज अपन डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए जैसे 6 से 1/4% है, तो 6 4 24 रेक 25, और 25 किससे डिवाइड करेगा, 100 को, प्रतिशत वाले 100 को, तो नीचे कितना रह जाएगा 4। उस 4 के गुणा में आपका क्या रहेगा, 4 भी रहेगा, तो आप इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे, 1/16। ठीक है दोस्तों। ऐसे इसके बारे में बात करते हैं। ये 18 हो जाएगा, 3 6 18, 2 20, 20 100 से कटेगा
तो 5 हो जाएगा, और 5 किससे गुणा होगा? 3 से, तो आप यहां लिखेंगे 1/15। ऐसे ही 7 7 49 रेख 50, और 50 किससे डिवाइड होगा? 100 से, 100 से डिवाइड होगा तो कितना रहेगा? 2, और वो 2 किससे गुणा होगा? 7 से, तो कितना हो जाएगा? 1/14। तो 8 से 1/3 को अगर अपन भिन्न में लिखेंगे तो 24 रेख 25 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां बटे में 4 आएगा, वो 4 3 से गुणा होके कितना बनाएगा? 12, तो 1/12 हो जाएगी वैल्यू। 9 से 1/11% की आप यहां से डायरेक्ट अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 1/11। ऐसे ही इसकी वैल्यू 1 आपको कितनी मिलेगी? 9। 12 से 1/2% की बात करें तो कितना रहेगा? 1/8। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1/7, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1/6। तो दोस्तों आपने ये सीखा होगा कि कैसे अपन प्रतिशत में जो दर दे रखी होती है उसका भिन्न का मान कैसे निकालते हैं। अब अपन बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मैं पहले 2 एग्जांपल से आप लोगों को उसके कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा, फिर आगे वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल कंसेप्ट बेस आराम से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं कि मूलधन है 1000 रुपए, दर आपकी है 10%, समय आपको 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मूलधन है 1000 रुपए, दर वही 10%, लेकिन समय में यहां पर 3 वर्ष ले लेता हूं। ये दोनों एग्जांपल को मैं बिल्कुल कंपैरिजन से आप लोगों को समझाता हूं। तो यहां पर इस दोनों एग्जांपल को आप देखिए, मूलधन दोनों में 1000 रुपए है, दोनों में दर 10% है, समय आपका 3, एक में 2 वर्ष है, एक में कितना है? 3 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों जब भी किसी चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो तो पहले दी गई दर को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो यहां से देखो आपको 10% दे रखा है, तो 10% का भिन्न का मान कितना हो गया? 1/10। अब देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज जो मिलता है वो मूलधन के साथ साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो यहां पर अगर पहली गणना करेंगे तो पहली गणना सीधी सी बात है मूलधन पे ही लागू होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने पास केवल मूलधन है, उसके बाद धीरे धीरे मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ता हुआ चलता है। तो दोस्तों यहां पर अपन सबसे पहले ब्याज किस पे निकालेंगे? 1000 रुपए पे। अब दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर समय आपका 2 वर्ष हो तो गणना आपकी 2 बार होगी, समय यदि आपका 3 वर्ष हो तो गणना कितनी बार होगी? 3 बार। तो यहां से चल के देखिए कि समय यहां कितना है? 2 वर्ष है, तो 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहली कैलकुलेशन 1/10 से आप 1000 पे करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 100 रुपए। अब जब दूसरी गणना करेंगे तो ब्याज आपका मूलधन पर भी मिलेगा और ब्याज आपका किस पे मिलेगा? ब्याज पर भी। तो 1/10 से यहां सोल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहां सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1000 पे कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। अब दोस्तों ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है वो अपना प्रथम वर्ष का ब्याज होगा, और ये जो ब्याज है वो अपना दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। और अगर मैं इनको मिलाकर लिखता हूं तो ये जो कंप्लीट ब्याज है वो कितने वर्ष का होगा? 2 वर्ष का। तो 100 100 200 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो यहां आपका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो 210 रुपए होगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, केवल प्रोसेस से समझाया है कि चीजें कैसे बनती है, कैसे ब्याज निकलता है। थोड़ा सा इसको अपन मिनिमाइज करते हैं, छोटा करते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए कि सबसे पहले मूलधन पर बात करें तो मूलधन पे जब 2 बार गणना कर रहे हो ना तो कितनी बार ब्याज लग रहा है? 2 बार। तो ये 100 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 2 बार आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरी गणना किस पर होगी? ब्याज पर। तो ब्याज पर गणना कितनी बार हो रही है? 1 ही बार। तो यहां ये 10 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो ये सीरीज ध्यान में रखना दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप 2 बार गणना कर रहे हो तो पहली गणना को 2 से गुणा करना है, दूसरी गणना को 1 से।
देखो इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताता हूं। जैसे 1000 रुपए पर अपन बात कर रहे थे, 1000 रुपए पर पहली गणना आप 1/10 से निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था दोस्तों 100। अब दूसरी गणना यहां 1/10 से निकालेंगे तो कितना आएगा 10। 2 बार गणना करनी थी क्योंकि समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। अब यहां इसको तो किससे गुणा करेंगे 2 से, इसको किससे गुणा करेंगे 1 से। यहां से 2 से गुणा करके ये वैल्यू कितनी बनेगी 200, ये तो बन जाएगी कितनी दोस्तों 200 और ये हो जाएगी 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 210। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यही बात अपन अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन आपका 1000 रुपए है, दर आपकी 10% है, समय आपको 3 वर्ष दे रखा है। समय आपका कितना दे रखा है दोस्तों 3 वर्ष। अब 3 वर्ष दे रखा है तो आप जानते हैं कि गणना कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे। देखो इसको मैं अगली पीपीटी में ले लेता हूं। तो मूलधन आपने यहां बनाया था 1000 रुपए, दर 10% थी, समय आपका 3 वर्ष था। अब यहां से अपने को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। पहले मैं प्रोसेस के बारे में आप लोगों को समझा देता हूं कि प्रोसेस कैसे है। देखिए आपको 10% दर दे रखी है तो इसका भिन्न का मान कितना होगा 1/10 और मूलधन आपको 1000 रुपए दे रखा है तो पहली गणना तो आप मूलधन पर करेंगे 1/10 से, तो ब्याज आपको कितना मिलेगा दोस्तों 100 रुपए। ब्याज कितना हो गया 100। अब दूसरी गणना करेंगे तो दूसरी गणना दोनों पर ब्याज मिलेगा, तो यहां तो आपका 100 हो जाएगा क्योंकि सेम कैलकुलेशन है। यहां 1/10 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 10। आपने एक बार गणना कर ली और फिर दूसरी बार, लेकिन समय आपका कितना है 3 वर्ष, तो आपको गणना कितनी बार करनी है 3 बार। तो 3 बार गणना करेंगे तो इन सब पर तीसरी जो गणना होगी उस गणना में इन सब पर आपको ब्याज मिलेगा। तो आप क्या करें सब पर एक एक लाइन खींच लीजिए, खींच ली। अब यहां 1000 पर आपने कैलकुलेट किया वो कितना था 100, 100 पर कैलकुलेशन किया वो कितना था 10, फिर 100 पर कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना रहेगा 10, फिर 10 पर कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना रहेगा 1/10 से कितना हो जाएगा 1। अब दोस्तों यहां देखिए अगर इस 100 की बात करें तो ये 100 कौन से वर्ष का ब्याज है पहले वर्ष का। इसकी बात करें तो ये कौन से वर्ष का ब्याज है दूसरे वर्ष का, और इसकी बात करें तो ये कौन सा वर्ष का ब्याज है तीसरे वर्ष का। और अपने को 3 वर्ष का ब्याज चाहिए तो 3 वर्ष के ब्याज में कंप्लीट को अपन ऐड कर देंगे। अगर कंप्लीट को ऐड करते हैं तो 100 100 100 कितने हो गए दोस्तों 300, तो ये हो गए। फिर 10 10 10 कितने हो जाएंगे 30 और ये 1 कितना हो गया, तो टोटल आपका यहां ब्याज होगा 331। तो ये चीज आपको समझ में आई है दोस्तों। अब इसको भी थोड़ा सा मर्ज करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों ब्याज की दर आपको 10% थी तो आपने सीधा सीधा कह दिया कि सर 1/10 होगा। मूलधन आपका कितना है 1000 है, मूलधन आपका कितना है 1000 है। तो अगर 1000 की अगर बात करें तो ये मूलधन है और इस पर अगर आप 10% से ब्याज निकालेंगे तो 1/10 से कितना हो जाएगा दोस्तों 100। फिर दूसरी कैलकुलेशन करेंगे अगेन 1/10 से कितना हो जाएगा 10, और तीसरी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 1/10 से कितने हो जाएगा 1। आपको 3 वर्ष दे रखा था, 3 बार कैलकुलेशन कर ली, पहली 1/10 से ये, फिर इस पर 1/10 से ये, फिर इससे 1/10 से ये। अब यहां पर देखिए दोस्तों आपको जो मूलधन पे मिलने वाला ब्याज है 3 बार जब आप गणना कर रहे हैं तो कितनी बार मिल रहा है 3 बार, तो पहली स्टेप आपकी होगी 3। फिर दोस्तों देखिए अगर यहां पे इस प्रथम वर्ष के ब्याज पर देखिए, ये प्रथम वर्ष का ब्याज है, इस पर देखो ब्याज कितनी बार मिल रहा है आपको 2 बार मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर देखें तो यहां पर कितनी बार मिल रहा है 3 बार। तो जो दूसरी गणना 100 पर रही तो 100 पर देखो ब्याज कितने बार मिला, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। या अपन ये भी कह दें कि देखो 100 के बाद क्या आ रहा है 10, तो पूरे सर्किल में 10 कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3, मतलब ये 3 बार ही तो आ रहा है 10, तो यहां दूसरी क्या हो गई 3। अब लास्ट में जो तीसरी गणना से कितना मिला 1,
वो कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में गणना 3 बार कर रहे हो तो इनको आप 3 3 1 से, मैंने 2 वर्ष के लिए बताया 2 1 से, और 3 वर्ष के लिए बताया 3 3 1 से। तो आप डायरेक्ट भी यहां लिख सकते हैं, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 1 से गुणा कर दीजिए, तो ये 300 बन गया, ये 30 बन गया, ये 1 बन गया, और टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 331। तो ये दोनों एग्जाम्पल में जो मैंने 2 बार गणना और 3 बार गणना करना आपको समझाया, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है तो अपन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज के लिए। तो एक बार इसको आप राइट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसकी क्वेश्चन सीरीज का। तो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।